स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखो, अमिताभ बच्चन साहब का एक डायलॉग था कि भाई खुश तो बहुत होगे तुम, है ना। ऐसे में एक छोटा निवेशक जो होता है, रिटेल इन्वेस्टर होता है, ऐसे बाजार की तेजी में बिल्कुल उछलने लगता है और उसको लगता है कि भाई बाजार में बहुत ज्यादा तेजी हो गई है। लेकिन आज की तेजी के पीछे एक कारण, और वो कैसा कारण है ना कि जो चल रहा है अभी, उसके पीछे बात करेंगे। अभी भी जो कहते हैं ना, जो काले बादल, जो संकट हैं, अभी भी दूर नहीं हो रहे हैं। ध्यान रखना। तो आप जो निवेश कर रहे हो या निवेश की प्लानिंग कर रहे हो, बहुत ही आपको ध्यान से करना होगा। वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। निफ्टी के लेवल्स चेक करेंगे कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, और जो लगातार हमने सपोर्ट बनाया है, लगातार बाजार उसी पे है। तो चैलेंज को लेकर ही बात करेंगे। एज ए इन्वेस्टर आपको अभी क्या करना चाहिए। ट्रंप ने अभी क्या नया स्टेटमेंट दिया है जो पूरी तरह काफी कुछ खत्म कर रहा है। मतलब देखा जाए, बहुत सारे बड़े बिजनेसेस भारत और यूएस के बीच में, जो मैं आपको बताने वाला हूं, कितना बिजनेसेस होते हैं, कितना एक्सपोर्ट होता है, उसके लेके चर्चा करेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं एनालाइज करने को मिलेगा कि भाई खतरा अभी टला नहीं है और इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। वीडियो को लास्ट में आपको पता चलेगा, तो वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स की। देखो, निफ्टी का लेवल्स ये लगातार लाइन मैंने सेव करके रखा है और वही पास बार बार निफ्टी रिटेस्ट करने आ रहा है। जी हां, जो सपोर्ट लेवल की बात कर रहे हैं 24,550, कल की वीडियो चेकआउट कर लेना, यही हमारा था। 24,550 को निफ्टी रिटेस्ट किया, वापस एक बढ़िया बायर्स की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। 12-1 बजे तक मार्केट में उतनी ज्यादा तेजी नहीं थी और मार्केट में गिरावट हुई, मतलब उथल पुथल मार्केट में अच्छी खासी चली थी। अब ऐसे कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, जी हां, 24,750 R1, कल भी मैंने डिस्कस किया था सर कि 24,750 हमारा रेजिस्टेंस होने वाला है। देखो, ये सारी लैंग्वेज ना ट्रेडर्स को ज्यादा समझ में आती है, तो जो लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं प्लीज इग्नोर करना, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस 24,750, जी हां, और अगर सपोर्ट की बात करें तो 24,550, इसके बीच अपनी आप पोजीशन होल्ड कर सकते हो। ध्यान रखना, काफी लोग हेजिंग करते हैं, तो हेजिंग में भी ये पोजीशन को ध्यान रखना, क्योंकि आपको काफी हेल्प करती है। जब भी आप ना नॉर्मल इंडेक्स का चार्ट ओपन करके एंड बाकी स्ट्राइक प्राइस ओपन करते हो तो काफी कुछ आपको पता चलता है। तो आप देख सकते हैं 24,713 मार्केट अगर देखा जाए क्लोज हुआ इस पे। यहां मोमेंटम मार्केट अच्छा खासा बना है, लेकिन सस्टेन करना बहुत जरूरी है। जी हां, 24,750 और 24,750 गया, डेफिनेटली 25,000 का लेवल हम क्रॉस कर सकते हैं। ये निफ्टी का लेवल है। बाकी बाजार की स्थिति देख लेते हैं। बाजार में तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और अगर सेंसेक्स की बात करें, जी हां, 409 पॉइंट सेंसेक्स में तेजी देखने को मिली। आप देख सकते हैं ना, लगभग 1 बजे तक कहानी काफी खराब थी। मार्केट में तेजी और गिरावट लगातार दोनों चली। यहीं अगर निफ्टी की आप बात करते हैं तो निफ्टी में भी सेम कंडीशन रहा। 135 पॉइंट पे निफ्टी में तेजी रही। अब काफी लोगों के मन में है कि संदीप भाई तेजी क्यों रही। जी हां, मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आप चेकआउट करो स्मॉल कैप के जितने भी शेयर्स हैं उसमें क्या इंपैक्ट पड़ा है। जी हां, स्मॉल कैप की अगर बात किया जाए तो तेजी यहां स्मॉल कैप में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। 471 पॉइंट की तेजी, जी हां, स्मॉल कैप में रही। चलो, ये तो बड़ी अच्छी खबर हो गई, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है, आपको बताना बहुत जरूरी है। क्या बताना बहुत जरूरी है आपके लिए कि जी हां, ये जो तेजी है इसके पीछे कारण क्या है। जी हां, इस तेजी के पीछे कारण है जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग। जी हां, जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग लगातार स्टार्ट हो चुकी है और काफी चीजों पे जो है ना, जो हमारा स्लैब रेट है 40% वाला जीएसटी का, उसको हटाने की बात ऑलरेडी कह दी गई थी और उसको 5 और 18 वाले दायरे पे लिया जा रहा है। अब यहां सबसे अच्छी बात है कि अगर 40% का जीएसटी यहां हटेगा काफी चीजों में, डेफिनेटली लोगों के पास वहां पैसे बचेंगे। लोगों के पास नहीं, जो कंपनियां लगातार काम कर रही हैं, क्योंकि उन कंपनियों को एज ए जीएसटी सरकार को भी पेमेंट करना होता है, पे आउट देना पड़ता है, तो वहां उनका काफी मार्जिन बचेगा। रेवेन्यू प्रॉफिट में थोड़ी बहुत तेजी होगी और यही कंजप्शन सेक्टर में थोड़े बहुत बूस्टिंग होगी। जी हां, यही रीजन है कि जो आपको आज तेजी देखने को बनी है, यह अचानक से तेजी हो सकता है कल भी आपको देखने को मिले, हो सकता है कल भी देखने को मिले, लेकिन असली कहानी चालू होगी इस हफ्ते के बाद, जो असली चैलेंज है, क्योंकि ट्रंप साहब अपनी बात से बिल्कुल हट नहीं रहे हैं। नया स्टेटमेंट उन्होंने क्या ला उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको डायरेक्टली सोर्स दिखा देता हूं। लगातार उनका जो स्टेटमेंट है क्लियर है। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट आया है कि भाई साहब भारत पर टैरिफ कम नहीं करूंगा, क्लियर कह दिया है, ठीक है ना। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं, भारत पर टैरिफ नहीं कम करूंगा
और सख्त रुख कर दिया है कि भाई अगर आप उम्मीद लगा रहे हो कि हम टैरिफ कम करने वाले हैं, हम बिल्कुल टैरिफ नहीं कम करने वाले हैं। देखो टैरिफ नहीं कम करेंगे ना, इसके बाद ना बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। आज हमको लग रहा है कि नहीं यार चलो टैरिफ हो गया है, हम तो चाइना के साथ कनेक्ट कर लेंगे, हम रशिया के साथ कनेक्ट कर लेंगे। जी हां, ये वही चाइना है जो भारत पाकिस्तान में पाकिस्तान का साथ दिया था, और आज हम उसी चाइना के पास गए हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, वक्त वक्त की बात है, लेकिन हम चाइना पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, आपको पता है। बाकी ट्रंप का ये देखो स्टेटमेंट क्लियर है भाई, और इसमें काफी उन्होंने चीज मेंशन कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि भाई भारत तो 100% हमसे टैरिफ वसूल रहे हैं, और रिसेंटली उन्होंने किया कि भाई डेविडसन भारत गई, प्लांट बनाया, और उन्होंने कोशिश किया बिजनेस करने का, लेकिन उनको सक्सेसफुल नहीं मिली, क्योंकि भारत में 100% 200% भारत लगाता है, तो हम तो टैरिफ भारत पे लगाएंगे। चलो ये स्टेटमेंट उनका क्लियर हो गया। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, खत्म करते हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि देखो भारत और यूएस के बीच में जो बिजनेस की बात करते हैं, मैं खतरा किस बात को बोल रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। अगर यहां तक आप आए हो ना वीडियो में, बहुत ध्यान समझना मैं खतरा किस बात के लिए बोल रहा हूं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम बिजनेस की बात करते हैं, टैरिफ खत्म नहीं करूंगा ये तो उन्होंने बोल दिया। भारत और यूएस के बीच में जो भी हमारे बीच में बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस है हमारा दोनों का, बहुत कुछ हैम्पर्ड होने वाला है। कैसे हो सकता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे सेंटिमेंटल लॉस कैसे हो सकता है। आईटी इंडस्ट्री 55% बिजनेस हमें वहां से मिलता है, आपको पता होगा 55% बिजनेस वहां से मिल रहा है, वो इंपैक्ट होने वाला है। सबसे पहली बात, इसका हमें ना अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को इसका अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा कि हमें बिजनेस बाकी कहां से लाना पड़े, कौन से देश से लाना पड़ेगा, यह ढूंढना पड़ेगा। 5.4 लाख करोड़ का टोटल हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस है। कितना है? 5.4 जो हमारा लाख करोड़ का एक्सपोर्ट बिजनेस हमारा इफेक्ट होने वाला है। ये ऐसा बिजनेस है डायरेक्टली हम यूएस को करते हैं। टोटल इंडियन की इकोनॉमी बात करें, 339 लाख करोड़ की हमारी टोटल इकोनॉमी है। ये मैंने पूरा समरी एक ही बना दिया सो दैट आप समझ जाओ। 339 करोड़ की हमारी टोटल इकोनॉमी है, उसमें से अगर बात किया जाए ना तो 38 लाख करोड़ टोटल हम केवल हम किसको करते थे? यूएस को करते थे। मतलब इसमें से 38 लाख करोड़ हम लोग यूएस को करते थे। अब सोचो अगर अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका की तरफ से जो हमें बिजनेस, जो अमेरिका से यहां आता था बिजनेस, वो बहुत कम रहता था। इट वाज लाइक 7.65 लाख करोड़, लेकिन हम ज्यादा बिजनेस एक्सपोर्ट हम ज्यादा करते थे। तो ये जो है ना 38 लाख करोड़ जो बात मैं कह रहा हूं ना, ये थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, हम पे इंपैक्ट पड़ेगा, हमें थोड़ा सा इसमें भार पड़ेगा कि अब ये बिजनेस हम कहां से लाएं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। मतलब आप समझ पा रहे हो कि भाई लॉन्ग टर्म में भारत को थोड़ी सी मेहनत, मशक्कत करनी पड़ेगी बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। यही मैं बात कर रहा था, यही खतरे की मैं बात कर रहा था। ये तो हमारा पहला खतरा हो गया। ठीक है, दूसरा खतरे की जो बात कर रहा था ना, जो मैं लगातार हूं, क्योंकि भाई हमें आप लोग को बताना बहुत जरूरी है, ज्यादा खुश भी नहीं होना है, ज्यादा हमें दुखी भी नहीं होना है। चलो, जो दूसरे खतरे की मैं बात कर रहा था ना सर, वो है FIIs की कंटिन्यू सेलिंग। और ये लगातार बेच रहे हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। और जो इन्होंने बिकवाली की रिकॉर्ड बनाया है पिछले 10 सालों में, 15 सालों में ऐसा नहीं था। तो कुछ तो बाजार में होने वाला है बड़ा, यही रीजन हो सकता है। अब देखो यहां अभी बिकवाली लगातार जाली है, आप देख सकते हैं 2598 करोड़ की बिकवाली उन्होंने कर दिया है। घरेलू फंड्स लगातार कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस FIIs हमें थोड़े बहुत देते हैं। आपको पता है मंथली अगर हम चार्ट देखें ना, आप मंथली डेटा चेकआउट करो, अगस्त में 46,000 करोड़ की बिकवाली, जुलाई में 47,000 करोड़ की बिकवाली, जून में ना मतलब बिल्कुल ज्यादा नहीं, मई में ज्यादा नहीं, अप्रैल में ज्यादा नहीं, मार्च में ज्यादा नहीं, फरवरी में 58,000 करोड़ की बिकवाली लगातार FIIs कर रहे हैं। तो ये डेटा आप देख रहे हो। हालांकि घरेलू फंड्स बहुत अच्छे हम लोग काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में भर भर के पैसा डाल रहे हैं। हमारी होम इंडस्ट्रीज हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट हमें FII से चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये चैलेंज अभी है, और ये थोड़ा सा एक काले बादल जो मैं कह रहा था ना, यही हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ये मन में आता है हमेशा। बिल्कुल सही, अगर आप वीडियो में हो, मतलब लिटरली आप इंटरेस्टेड हो। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि ऐसे में क्या करना चाहिए। उसके पहले हम लोग ना थोड़ा सा आपसे पहले ना कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। कुछ पोर्टफोलियो आपके सामने आए हैं, आप लोग लगातार पोर्टफोलियो भेजते रहो। जिनको अर्जेंट में चाहिए वो सब्सक्रिप्शन प्लान ना के बराबर है, आप ले लेना, फ्री रहोगे, है ना। म्यूचुअल फंड का नंबर मैंने मेंशन कर रखा है। कार्तिक का क्वेश्चन है, सर पोर्टफोलियो रिव्यू करना है,
एज 30 साल है, मंथली एसआईपी 2000, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट्स फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड कर रहे हो, बैलेंस स्मॉल कैप फंड। देखो आपने ना क्या किया है, एसबीआई का ठीक है, निपॉन इंडिया मल्टी ठीक है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप इसको हटा के स्विच करो आप इसमें, और बंधन को स्विच करके आप एसबीआई में करो, इतना फंड लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन सर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड रेगुलर ग्रोथ से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ में स्विच करने की सोच रहा हूं। 1.5 लाख का कॉर्पस है, क्या मुझे करना चाहिए? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड अगर है ना, तो मुझे लगता है आपका ये सही है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड में काफी अलग अलग जो एसेट्स है ना, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, प्रॉपर बैलेंस कैटेगरी में आपको मिल जाता है, तो ज्यादा रिस्क मत लो, मैं तो यही कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है सर। अगला क्वेश्चन है, मेरे एसेट्स गोल्ड एंड सिल्वर एफओएफ ग्रोथ फंड का रिव्यू कर लीजिए, मुझे ठीक नहीं लगता है, आप चाहो तो इसके जगह पे ईटीएफ में निवेश प्लान कर सकते हो। अगला क्वेश्चन संदीप मिश्रा सर, म्यूचुअल फंड में एक दिन अप होता है, एक दिन डाउन होता है, पैसे नहीं बनने वाले हैं, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। देखो भैया, ऐसे सब लोग कह रहे हैं तो आप तो पैसे मत डालो। आपको अगर अभी भी विश्वास नहीं होता भारतीय बाजारों पे, तो आप तो मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल पैसे मत डालो, आप अपने पैसे बचा के एफडी में रखो, आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। इससे ज्यादा क्या कहूं यार, ज्यादा समझा नहीं सकता आपको। अगला क्वेश्चन है सर, मेरा प्रताप सिंह है, मेरा 13,000 रुपए मंथली एसआईपी में कर रहा हूं, 10% स्टेप अप भी करूंगा, मतलब हर साल बढ़ाऊंगा, टारगेट 12 साल का है, ठीक है। 12 साल में 1 करोड़ थोड़ा मुश्किल है, 12 साल में करोड़ नहीं, कम से कम आप ना यहां आप 13,000 नहीं, कम से कम आपको 16-17,000 आपको करना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। मोतीलाल का मिड कैप, एचडीएफसी का मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, कैनरा बोर्ड लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसको आप हटा के आप सीधे इसमें कर सकते हो, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में कर सकते हो, या निपॉन को स्विच करके कैनरा में कर दो। कोटक मल्टी कैप, कोटक मल्टी कैप में बेटर है कि इसको आप हटा ही दो, ज्यादा फंड लेने की जरूरत नहीं है। बंधन स्मॉल कैप ले रखा है, चलो ठीक है। टाटा स्मॉल कैप, इन तीनों में से कोई एक ही रखो आप, उसमें 3,000 करो स्मॉल कैप, क्योंकि आपका टारगेट थोड़ा बड़ा है, और थोड़ा आप फंड और ऐड करो, तब जाके बेनिफिट मिल सकता है। अगला क्वेश्चन सर, अपने एमएफ को गोल्ड सिल्वर में स्विच करो या पूरा साल गोल्ड सिल्वर ऊपर जाएगा? नहीं, पूरे साल गोल्ड सिल्वर कभी ऊपर नहीं जाता, जब भी कुछ क्रिटिकल समस्याएं होती हैं, फॉरेन कुछ में इश्यूज होते हैं एक्सटर्नल, तब जाके गोल्ड वगैरह बढ़ता है, और लड़ाइयां वगैरह होती हैं तब जाके गोल्ड वगैरह सिल्वर अगर बढ़ता है, तो मतलब ऐसे कंडीशन में पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। थोड़े बहुत आप निवेश करो इक्विटी में, थोड़े बहुत गोल्ड में, थोड़े बहुत एफडी में, लगातार ये प्रॉपर एलोकेशन बहुत जरूरी है। तो फाइनली आपको क्या करना है? फाइनली आपको करना क्या है कि आपके पास अगर फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, लगातार थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहो। डाउट होता है तो सर आराम से आप हमसे जुड़ सकते हो, स्टॉक्स कंसल्टेंसी हमारा ग्रुप है। जी हां, पेड है लेकिन मामूली है भाई, बहुत मामूली है, हमने इसलिए बनाया है, तो आप इससे जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपको ग्रुप मिल जाता है जहां इंट्राडे स्विंग वगैरह सब चीज मिलती है, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स प्लस आपके स्टॉक से रिव्यू मिल जाता है, देख लेना। तो अगर आपको फंडामेंटल स्टॉक्स पता है, लगातार बाइंग करते रहो, टारगेट लॉन्ग रखो, लेकिन स्टॉक्स फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए। दूसरी बात सर, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और अपने फंड्स को लगातार डाइवर्सिफाई रखो। कैसे डाइवर्सिफाई रखना है सर? 50-30-20 का रूल बहुत फेमस है, मैंने बहुत बार बताया है कि आप अपने फंड्स को जो आपके फंड्स बहुत सेफ हैं 50% एलोकेशन रखो, थोड़े से रिस्क ले सकते हो 30% रखो, 20% में आप चाहो तो रख सकते हो स्मॉल कैप, थोड़े बहुत जो वोलेटाइल है उसमें 10% रख सकते हो। तो इस तरह आपके अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करो और बैलेंस रखो, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाह रहा था, और बाकी किसको लगता है कि भाई आज की जो तेजी थी केवल एक गुब्बारे की तरह थी, तो कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करना। बाकी मैं तने शुरू के साथ अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।